नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां इस अलर्ट को लेकर प्रदेश सरकार भी एक्टिव मोड में है। सीएम के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव ने वर्चुअली समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों को अहम कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने वर्चुअली बैठक में जिलाधिकारियों को अहम कदम उठाने के निर्देश दिए। पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी समेत सभी विभाग सतर्क हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस है। 23 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को बैठक में अहम निर्देश भी दिए गए। पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी समेत सभी विभाग सतर्क हैं। आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, मौसम विभाग की तरफ से 23 तारीख के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ लोगों से अपील की गई है, क्या कुछ आदेश अधिकारियों को दिए गए बैठक में? देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र उत्तराखंड की ओर से जी। प्रिया, जिस तरह से अब मौसम को लेकर के अपडेट दी गई है और कहा गया है कि बरसात को लेकर जी। अलर्ट रहेगा, क्योंकि 23 जनवरी को लेकर के ये इनपुट सामने आ रहे हैं कि भारी बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। उसी के क्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर के जो अधिकारी है वो समीक्षाएं बैठक करेंगे और इसको लेकर के जो है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो है बैठक की गई है। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम जिलाधिकारी उसमें वर्चुअली जुड़े थे और उनसे बैठक में बातचीत की गई है। जानकारी कहा गया है कि पुलिस विभाग हो, चाहे फिर वो फायर ब्रिगेड हो या आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं, वो सभी जो है अलर्ट रहें और पूरी तरह से जानकारी रखें कि किसी इलाके में अगर भारी बारिश हो रही है, उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई हो। जो बर्फबारी है उसमें जो है ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो है जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात जी। शिशु हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखने के लिए विशेष तौर पर सुरक्षा के लिए कहा गया है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि 23 जनवरी को जो है जिस तरह से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसके चलते जो है मैदानी इलाकों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद जो है अलर्ट ये भी जारी किया गया है कि वहाँ पर जो है अधिक कोहरा छाने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी सावधानियां बरतने के लिए जो है आपदा प्रबंधन विभाग की इस बैठक में कहा गया है। जी बिल्कुल योगेश, ऐसे में 23 तारीख के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। ऐसे में ये अलर्ट आगे कितने दिनों के लिए है या फिर सिर्फ 23 तारीख के लिए है? देखा जाए तो जी। 23 तारीख यानी कल जो है इस तरह से ये पूरा मामला सामने आया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते जो है रात से बादल जो है बनने शुरू हो जाएंगे आज रात से और उसके बाद जो है देखने को मिलेगा कि कल सुबह से जो है बरसात देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं इलाकों में जो है आज रात से भी बारिश देखने को मिल सकती है। उसमें चलते अगर देखा जाए तो ये बारिश कल तक रहेगी। परसों चुटपुट जी। जगह पर जो है इस तरह की हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जो है मौसम थोड़ा शुष्क हो जाएगा। उसके बाद सीधे तौर पर सोमवार रात या मंगलवार सुबह से फिर एक बार जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है कहीं ना कहीं सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बारिश देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर बर्फबारी जो है एक बार चरम पर पहुंचेगी। तो निश्चित तौर पर जो है जो इस तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं उसके चलते जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। नियमित जी। उसी के चलते जो है ये बैठक भी ली गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के तहत आने वाला तपोवन क्षेत्र भी अब भीषण वनाग्नि की चपेट में आ चुका है, जिससे पहाड़ियों और जंगलों की बेशकीमती वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। पहाड़ों पर इस तरह धधकती आग अब पार्क प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फिलहाल विभाग की टीमें दुर्गम क्षेत्रों की विकट पहाड़ियों में पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए दिन रात मशक्कत कर रही है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्राधिकारी गौरव नेगी ने बताया कि विभाग न केवल आग बुझाने के सक्रिय प्रयास कर रहा है, बल्कि क्षेत्र के ग्रामीणों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आग विकराल रूप धारण कर रही है, स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश जारी है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि वनों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में हैं। ऐसे में बीती शाम को वो जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करने उनके कनखल स्थित हरिहरा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना पिता आदेश्वर अवधेशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया। वहीं मुलाकात के बाद स्वामी गिरी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ
उनकी देश, सनातन और धर्म को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही धारा 370 हट सकी और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सका। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के व्यक्तित्व के कारण ही दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा आश्रम आए और उनसे लोक कल्याणार्थ तो चर्चा हुई, लेकिन राष्ट्रोत्थान के साथ साथ समसामयिक अनेक विषय और उनकी चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां बड़ी अद्भुत हैं, तो उनसे कुछ आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा हुई और विशेष तौर पर ये चर्चा हुई कि किस तरह से राष्ट्र में अद्भुत प्रगति हो। जैसे हमने उन्हें धन्यवाद दिया धारा 370 के लिए, हमने उन्हें अति धन्यवाद दिया अभी कि उनके माध्यम से राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका है। और जो आज एक बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन, भय मुक्त समाज है, समाज में भय नहीं है, आर्थिक प्रगति कितनी है। आज देश इस सामर्थ्य का है कि कभी हम पड़ोसी देशों के सामने भी संकोच करते थे, लेकिन आज हम बड़े बड़े राजाओं के आगे और अमेरिका के सामने भी नहीं झुक रहे हैं। क्या वह अमेरिका हमारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा है। तो ये सामर्थ्य जो आई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री जी के द्वारा, कि आज देश में सामर्थ्य के साथ साथ वैभव आया है, प्रगति आई है, उस सब के लिए भी हमने उनको धन्यवाद दिया। ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात्रि प्रवास के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उनके लिए पतंजलि योगपीठ में ठहराव के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पतंजलि योगपीठ पहुंचने पर योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से गृह मंत्री का अभिनंदन किया गया। पेपर लीक केस में आरोपी हाकम सिंह को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि उसके सहयोगी पंकज गौड़ की जमानत 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की एकल पीठ में मंजूर हुई थी। हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जज न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ के समकक्ष हाकम सिंह की जमानत अर्जी की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया कि हाकम सिंह के खिलाफ नकल कराने के साक्ष्य नहीं है। उसे पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इस मामले में एक अन्य आरोपी की जमानत दे दी गई है। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने हाकम सिंह की जमानत को मंजूर किया। नहीं, हाकम सिंह का जहाँ तक सवाल है, हाकम सिंह को इस केस में हाकम सिंह का दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जबरदस्ती उसको इस केस में रोप इन किया। आप ये बताओ कि हाकम सिंह ना यूके SSSC का चेयरमैन है, ना वो सेक्रेटरी है, ना वो प्रिंटर है, ना वो ट्रांसपोर्टर है, वो कुछ भी नहीं है। वो कैसे कर लेगा भाई? एक हाकम सिंह को आप सिंगल आउट कर रहे हैं, तो हाकम सिंह का कहाँ कंट्रोल है इसमें? तो इसका मतलब एक पॉलिटिकली उस बेचारे को बार बार एक बार मान ले जाए इन्होंने भाई जब तक अथॉरिटी नहीं करेगी हाकम सिंह तो कुछ नहीं कर सकता, जब कुछ हुई नहीं। वन भूमि बापू ग्राम संघर्ष समिति को तमाम संगठनों के पदाधिकारियों का लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड विक्रम टेम्पो ई रिक्शा यूनियन महासंघ ने भी समिति को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि वन विभाग की ओर से 12 वार्डों को अतिक्रमणकारी घोषित किया गया है। इस पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ये समझना होगा कि इन क्षेत्रों में लोग कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर लोग कई दिनों से आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि अब इस लड़ाई में व्यापक जन भागीदारी की जरूरत है और इस संघर्ष में पूरा उत्तराखंड उनके साथ खड़ा है। परिवहन महासंघ ने चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो समर्थन में एक दिन का चक्का जाम किया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण उत्तराखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। ये लड़ाई जो है कोर्ट में भी लड़ी जा रही है और उसके अलावा जो है ये लड़ाई हमारी जो है सड़क में शुरू हो गई है। ये सरकार के
आदेशों को जब प्रभावित करने के लिए सरकार जो है जो नियम बना सकती है और जिसके अंतर्गत जो है ये क्षेत्र राजस्व हो सकता है, उसके लिए हम लोगों जो ये लगातार जो है इसको लड़ रहे हैं। और अभी इसके बाद निरंतर ये संघर्ष और बढ़ेगा, इसको हम जो है आक्रामक रूप भी देंगे आने वाले समय पे, और उम्मीद करते हैं कि भाई इसके बाद हम जो है एक बहुत बड़ा जन सैलाब लेकर के सरकार के द्वार जाना एक कार्यक्रम हम रखेंगे और सरकार के द्वार जो पहुंचेंगे और कहेंगे भैया हमारा जो है क्षेत्र कब आप राजस्व बना रहे हो। देखिए आश्वासन कुछ नहीं है, बैठकें हो रही है, पेचीदे मामला है और पीछे जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ जो डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, अनदेखी करी गई है और इसमें जो है पूर्ण रूप से डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। और उसके अलावा एक स्टोरी जो हम बार बार देख रहे हैं, मीराबेन के जो क्षेत्र की जो स्टोरी लिख रहे हैं, ये स्टोरियाँ आपस में कट रही हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा लिखे गए भिन्न भिन्न अधिकारियों की स्टोरियाँ भिन्न भिन्न स्तरों पर कट रही है, तो उसके आधार पर जो हम लोग आगे लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे पहले का भी जांच करना चाह रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता खुशबू गौतम से। खुशबू, जिस तरीके से अब एक करके जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है, टेम्पो रिक्शा यूनियन महासंघ ने भी साथ दिया है, 12 वार्डों को अतिक्रमणकारी घोषित किया गया है, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? प्रदर्शन किया जा रहा है तो कोई असर देखने को मिला? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार जो निर्णय निकला था उसमें जो वारा वार्ड है ऋषिकेश में, उसे वन भूमि घोषित किया गया था और जो खाली प्लॉट थी उसका जो है वन विभाग में सर्वे भी किया था। उसी को लेकर के कम से कम यहाँ पर 10 दिन से आंदोलन चल रहा है। काफी सारे लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं और वन भूमि के फैसले का विरोध कर रहे हैं और काफी सारे जन समर्थन भी इन्हें मिल रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो कल बापूग्राम संघर्ष समिति को समर्थन देने विक्रम टेम्पो यूनियन रिक्शा पहुंची और उन्होंने समर्थन दिया है। और महासंघ के जो उत्तराखंड परिवहन अध्यक्ष हैं सुधीर राय, उन्होंने भी वन भूमि के फैसले का विरोध जताया है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो धरना चल रहा है उसका हम पूर्ण समर्थन देते हैं, क्योंकि वारा वार्ड अतिक्रमण घोषित नहीं है। काफी सालों पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर लोग रह रहे हैं और इसे वन भूमि कहना नामुमकिन है। और कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर एक दिन का चक्का जाम भी किया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो यहाँ पर उत्तराखंड बंद करने का ऐलान जी बिल्कुल खुशबू, ऐसे में घोषणा की गई है कि चक्का जाम किया जाएगा एक दिन का, तो कोई तारीख की घोषणा की गई है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि माना ये भी जा रहा है कि यहाँ पर 24 जनवरी को जो जितने भी परिवहन महासंघ है वो ई रिक्शा बस चलने को, ई सिटी बस चलने को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे और वहाँ चक्का जाम करेंगे। उसी दिन माना जा रहा है कि जितने भी संघर्ष समिति के लोग हैं वहाँ पर पहुंचेंगे परिवहन के साथ। जी बिल्कुल खुशबू, ऐसे में प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्का जाम की भी चेतावनी दी गई है और 24 तारीख को किया भी जाएगा, तो कोई असर देखने को मिला? कोई अधिकारी पहुंचा, संज्ञान में लिया गया है इनका जो भी पूरा मामला है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो रोज वहां पर पहुंच रही है और समर्थन दे रही है, लेकिन इसके पीछे जो वन विभाग मेन जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जी बिल्कुल खुशबू, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ समाधान निकलता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये हमारी अस्मिता का मामला है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का मामला है, जहाँ ये बापूग्राम क्षेत्र जितने भी हमारे 12 वार्ड हैं, इनको वन विभाग द्वारा घोषित किया गया है कि ये अतिक्रमणकारी है, जबकि ये सबको समझना होगा कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये हमारी पुरानी विरासत है। कई पुश्तें, कई पीढ़ियाँ, 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ निवास होती कर रही है और इसको लेके हम आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में अब आवश्यकता है जन भागीदारी की। इनके साथ पूरा ऋषिकेश है, पूरी विधानसभा है, पूरा उत्तराखंड इनके साथ खड़ा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने पूरा महासंघ का, हमारा परिवहन महासंघ जितना भी है, आज इनको समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर से पहले चरण में हम पूरे गढ़वाल बंद का आह्वान करेंगे, चक्का जाम करेंगे सांकेतिक एक दिन का, और अगर ये फिर भी सरकार नहीं चेतती है और कोई निवारण नहीं करती है तो संपूर्ण उत्तराखंड बंद का हम चक्का जाम का आह्वान करेंगे और उसके बाद भी नहीं देती है तो अनिश्चितकालीन बंद का।
पौड़ी की जिला स्तरीय मैथ्स विजार्ड और स्पेल जीनियस प्रतियोगिता का राजकीय इंटर कॉलेज में समापन हो गया, जिसमें जिले के 15 विकास खंडों के कुल 60 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 3 चरणों के बाद फाइनल का रिजल्ट घोषित किया गया। प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा रणजीत नेगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। से आज ये जनपद स्तरीय मैथ विजार्ड एंड स्पेल जीनियस प्रतियोगिता का आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में आयोजन किया गया। इसमें 15 विकास खंडों के 60 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैथ विजार्ड में 30 बच्चे और स्पेल जीनियस में 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया। ये वो बच्चे थे जो विकास खंड स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। जनपद स्तर पर इनके द्वारा प्रतिभागिता की गई। 3 राउंड की प्रतियोगिता के पश्चात इसमें से मैथ विजार्ड और स्पेल जीनियस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को चुना गया। अभी राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में देहरादून में प्रस्तावित है, जिसमें हमारे यहाँ से मैथ विजार्ड में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त जो बच्चे हैं और स्पेल जीनियस में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त बच्चे प्रतिभाग करेंगे। अभी दिशा निर्देश हमें इसके लिए प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी दिनांक स्थान तिथि जो है वो अभी इसकी सुनिश्चित नहीं हुई है। सर ऐसा तो जैसा आप लोग जानते हैं वर्षों से हम लोग बच्चों पे काम कर रहा हूँ मैं तो, और ईश्वर की कृपा से बहुत सारे बच्चे नवोदय में पढ़ रहे हैं, 30 से ज़्यादा बच्चे। और ये दूसरी बार है जब हम मैथ्स विजार्ड में जिले में फर्स्ट आए हैं। तो ये कांस्टेंट हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी समझ रहे हैं इस बात को कि मेहनत के रास्ते पर चलने के कैसे बेहतर नतीजे आ सकते हैं। आज एक कमल हमारा इस बात को फिर साबित कर रहा है कि मेहनत अगर करेंगे तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। बहुत बहुत देखिए, मैं तो जैसा देख रहा था सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, और जैसा मैंने कहा उसके बाद एक सीमा के बाद तो ऐसा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंट नहीं करता। बहुत 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 मतलब टफ फाइट थी और बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे बच्चे बहुत मतलब लगातार आंसर दे रहे थे। तो कुछ 1-2 नंबरों से कहीं रह जाता है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जिले में आए, मुझे लगता है सारे बच्चे सबको बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे जॉल सर थे, वो हमको छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते थे, और हमारी प्रधान अध्यापक मैम सियाल सर, और इनकी वजह से आज मैं फर्स्ट आया। तो मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता था। अब आप राज्य में जाएंगे उसके लिए देहरादून जाएंगे। आर्ट का पेपर था और 15 ब्लॉकों के में मैं फर्स्ट आया, और जब मैं देहरादून जाऊंगा तो और मेहनत करूंगा। और हमारे सर एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं छुट्टियों के बाद, और स्कूल में भी कभी संडे को भी पढ़ाते हैं। और प्रधान अध्यापक मैम सियाल सर, और उनको भी शुभकामनाएं। उन्होंने भी अच्छा किया। और मेरा नाम कमल सिंह है, मैं बिजनौर जिले में रहता हूँ। प्रदेश में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है और खासकर महिलाओं के विकास की बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त बनाने और आर्थिक सामाजिक रूप से उनके हाथ मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के बजट का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है, जो पिछले 5 सालों से लगातार जेंडर बजट के तहत बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका सही उपयोग कैसे होगा और पिछले 5 सालों में बजट के बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 3 टर्म से बीजेपी की सरकार सत्ता में है, जो महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, और इसको और आगे ले जाने के लिए प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के बजट का 30% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है। इस बारे में कैबिनेट मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त बनाने और आर्थिक सामाजिक रूप से उनके हाथ मजबूत करने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता है। पत्र में उन्होंने लिखा कि आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए 30% धन आरक्षित किया जाना चाहिए।
और हर विभाग में इस नीति का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। देखिए, कल चीफ सेक्रेटरी को एक पत्राचार किया गया जिसमें जो स्टेट का जो बजट है उस बजट में संबंधित विभागों को आवंटित होने वाला जो बजट है उसमें 30% जो है वो जेंडर बजटिंग की जाए, ताकि जो ये जब 30% की जब हम जेंडर बजटिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो एक लैंगिक समानता को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं वो इसमें सुनिश्चित होगा। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे विभाग है जहां पर जेंडर बजटिंग का क्या औचित्य है, ऐसा करके भी प्रश्न बनता है, जिसमें शायद आप पीडब्ल्यूडी मान लीजिए, पीएमजीएसवाई मान लीजिए कि इसमें महिलाओं के लिए क्या कल्याण इसमें निर्धारित हो सकता है। इस प्रकार के भी विषय बनते हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि इन विषयों का कोई औचित्य नहीं है। यदि 30% बजटिंग उसमें व्यवस्था होती है तो महिलाओं के लिए, जिस गांव से सड़क जा रही है उस गांव की महिलाओं के लिए, चाहे वो सोलर लाइट हो या अन्य डेवलपमेंट का कोई वर्क हो, तो उस 30% में उनके डेवलपमेंट के लिए कहीं न कहीं वो बजट आरक्षित हो जाएगा, तो उस मद में उस क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम किया जा सकेगा। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 दशक से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरू में इसमें बजट का कम हिस्सा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में हर बार जेंडर बजट को बढ़ाया ही है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में जेंडर बजटिंग पिछले 5 वर्षों में 2021 से 22 से 2025 से 26 तक कुल बजट का औसतन 14 से 16% हिस्सा रहा है, तो 2021-22 में लगभग 12% था, जो कि 2022-23 में 13.77% पहुंचा। 2023 से 2024 में जेंडर बजट 14% के आसपास रहा, जबकि 2024-25 में 16% आवंटित हुआ। 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा करीब 17% का था। तो इसका ध्येय पूरी तरीके से यही है कि बजट में किसी भी प्रकार से महिलाओं को एक जो निर्धारित हमने न्यूनतम मांगा है कि 30% किया जाए, उसको जो है सीएस जो है उसे सुनिश्चित कराएं, ताकि लैंगिक समानता भी, संसाधनों का सही उपयोग भी और सही बंटवारा भी, ये सब चीज जो है उस माध्यम से सुनिश्चित हो पाए। तो एक कोशिश है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कई बार जो है हम इस बजट 30% बजटिंग को कम भी देखते हैं। इस बार मुझे यही उम्मीद है कि हमारा ये जो 30% का निर्धारण है, यदि ये डायरेक्शन जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से सभी विभाग में इसका अनुपालन होगा, तो एक लैंगिक समानता भी और महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी सहभागिता भी जो है वो बनेगी। एक तरफ मंत्री रेखा आर्य की तरफ से प्रदेश की महिलाओं के लिए बजट का 30% हिस्सा देने की मांग को लेकर सुझाव रखा गया, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल शुरू हो गई है। इधर कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस फैसले पर कहा कि एक तरफ मंत्री रेखा आर्य महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, लेकिन उनके खुद के पति महिलाओं के प्रति कैसी मानसिकता रखते हैं वो सबके सामने रहा। हालिया में आए उनके बयान पर किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची वो भी किसी से छिपा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री रेखा आर्य ने इस पर एक भी टिप्पणी नहीं की। पूरी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात जरूर करती है और इस बात को करके जनता को मूर्ख बनाने का काम भी कर रही है। एक तरफ रेखा आर्य जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं और वो कह रही हैं कि 30% से ज्यादा जो बजट है वो इस बार महिलाओं के लिए आवंटित होना चाहिए, और दूसरी ही तरफ उनके घर के जो लोग हैं वही महिलाओं का अपमान करने का जो है कार्य करते हैं। महिला सशक्तिकरण मंत्रालय विभाग उनके पास है, लेकिन आज तक वो ये बता दे कि महिलाओं की जो है अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है। आपने खुद देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही उनके जो है पति के द्वारा इस तरीके का एक अपमानजनक, अभद्र और शर्मनाक जो बयान महिलाओं के लिए दिया गया है, उस पर रेखा आर्य जी की चुप्पी ये बता रही है कि महिलाओं का सम्मान उनके घर में ही नहीं है और वो जो है प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रही हैं बजट सत्र से पहले इस तरीके के बयान दे करके। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, इनकी नजरों में महिलाओं का सम्मान जो है शून्य है। यही वजह है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की
सरकार आई है, महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बड़े हैं। 9 हिमालयी राज्यों में आज उत्तराखंड नंबर 1 पे है महिलाओं के प्रति अपराध के मुद्दे पे। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या आप 30% बजट जो है वो आवंटित कर पाएंगे महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि देश सरकार की ओर से आम बजट में जेंडर बजट का प्रावधान किया जाता है। जेंडर बजट में स्वीकृत राशि को विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण की योजनाओं पर खर्च किया जाता है। जेंडर बजट को किसी अन्य मदद में खर्च करने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है, जिसके सही उपयोग के लिए मंत्री रेखा आर्य ने बजट जारी होने से पहले अपना सुझाव भी रख दिया है, जो कि महिलाओं के हक की बात है। लेकिन क्या ये बजट महिलाओं की जरूरतों के लिए उतना ही उपयोगी साबित हो पाएगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।